नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं जो डेली टेस्ट होते हैं फ्रंटियर आइज में जीएस पे एचसीएस मेंस के, उसका हम पेपर कोड 632 है वो डिस्कस करेंगे कि उन्होंने डेली टेस्ट में बच्चों ने क्या लिखा है और किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा जो डेली टेस्ट सीरीज के अलावा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, सेक्शन टेस्ट सीरीज है, वो सारे टेस्ट लगातार हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि 632 टेस्ट है, पेपर कोड है, इसमें जीएस में क्या पूछा गया था क्वेश्चन जो कि आपको लिखना था डेली टेस्ट के तहत में। तो पहला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया हैज ए क्विंट एसेंशियल रोल इन लिंकिंग इंडियन फार्मर टू कंज्यूमर इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, एक्सप्लेन। यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी क्या रोल है किसान के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए, कैसे वो किसानों को इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट के साथ में जोड़ेगा। ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में है। जो 3 किसानों से रिलेटेड बिल आए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिल आए हैं, उसके संदर्भ में भी। उसके बाद बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सरकार पूरा फोकस कर रही है, जिससे कि क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो और इसके अलावा क्या है कि माल न्यूट्रिशन है, वो भी एक समस्या है। तो कई समस्याओं को एड्रेस करता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो यहाँ पे भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है कहीं ना कहीं एक लिंकिंग और एक बेटर सप्लाई चेन प्रोवाइड करते हुए किसानों की इनकम है वो बढ़ाने में मदद करता है। तो उसी पे ही ये क्वेश्चन है। फिर आ जाता है, एनालाइज द स्कोप एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डिजिटल करेंसी। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिजिटल आजकल इकोनॉमी है वो भी थोड़े एडवांस टाइप की इकोनॉमी पूछी जाती है, डिजिटल इकोनॉमी आप बोल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है कि देखो, बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या अल्टरनेट जो करेंसी है मार्केट में आ गई हैं। बहुत सारे लोग ट्रेड भी करते हैं, यहाँ तक कि कुछ कारें भी विदेशों में इस पे आप खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। इसके अलावा क्या है, एलन मस्क और बाकी जो धुरंधर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे स्कोप ये बनता है कि एनालाइज द स्कोप एंड चैलेंजेस, कि ये जो करेंसी है क्यों ना फिर इंडिया बना ले। क्योंकि अभी बात ये चल रही है कि आरबीआई है, जैसे बिटकॉइन है वैसे ही आरबीआई है अपनी करेंसी, डिजिटल करेंसी इशू करे, जिससे कि जो डॉलर का दबदबा इतने सालों से चल रहा है उसका इंडिया से या बाकी जो दूसरे देश है वो भी चाह रहे हैं, बाकी दूसरे भी देश भी चाह रहे हैं कि हमारी करेंसी हो, हम बिटकॉइन जैसी करेंसी को लागू करवाएं। तो यहाँ पे इंडिया की जो बात आती है, तो और इंडिया डिजिटल इकोनॉमी पे ध्यान भी दे रहा है। इस संदर्भ में क्या स्कोप बनता है और क्या चैलेंजेस आएंगे अगर इस तरह की कोई करेंसी है आरबीआई लॉन्च करता है, तो क्या आरबीआई को और अधिकार देने पड़ेंगे, तो कौन कौन से बिल में वो चेंज करने पड़ेंगे। इन सारी बातों आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा आप देख भी सकते हैं, सीधा डायरेक्ट नोट भी आ सकता है, जैसे कि जो क्रिप्टो करेंसी की बात हुई है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं ना और डिजिटल करेंसी है, उनमें कंफ्यूज कर दिया। डिजिटल ट्रांजेक्शन तो एक अलग चीज होगी, जैसे आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पे बात वो नहीं है। बात है एक करेंसी और हो, जैसे बिटकॉइन है उस तरह की करेंसी हो, उस पर क्वेश्चन है ये। तो दो अलग अलग चीजें बच्चों ने कंफ्यूज कर दिया, क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। ये जो बिटकॉइन है या एथेरियम है या बाइनेंस है, टेथर है, कार्डेनो है, सोलाना है, एक्सआरपी है, डोजकॉइन है, ये सारी करेंसी काफी ज्यादा चर्चा में। स्पेशली ये वाली जो करेंसी है, ये बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि ये एलन मस्क है, उसके कहीं ना कहीं उसका इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और ये वाला जो इसकी वजह से क्या है कि वो बिटकॉइन पे काफी बार वो अटैक करता है। कुछ इसके इन्वायरमेंट भी रीजन उनका बोलना है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, पॉल्यूशन फैलाती है, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिससे जो डाटा कंजम्पशन है वो काफी एनर्जी यूज करता है। तो इस तरह की बातें हैं। खैर इस रूप में डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर इंडिया इस तरह की करेंसी है अपनाता है तो उसके क्या फायदा और नुकसान है, उसी पे क्वेश्चन है। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत सारे बच्चों ने, जो हम लोग पूरा एक डेली शेड्यूल देते हैं उसमें जो टेस्ट होते हैं। पुनीत ध्रोलिया है सोनीपत से, उन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल की है। प्रवीण कुमार चांदपुरा से नंबर 2 रैंक हासिल की है। नंबर दोनों के बराबर है, लेकिन जो कम समय में सबमिट करता है वो नंबर 1 होता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे बराबर नंबर होते हैं, मान लो 25 एक बच्चे के, 25 दूसरे के, 25 तीसरे के, 25 चौथे के।
लेकिन फिर भी रैंक अलग अलग होती है। इसके पीछे रीजन होता है कि जो सबसे पहले सबमिट करता है अगर बराबर नंबर है तो हम लोग उसको नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। और वो कैसे पता चलता है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही डिक्लेयर करता है। और जैसे जैसे पेपर चेक होते जाते हैं रैंक चेंज होती जाती है। मतलब अगर मान लो जिन बच्चों ने पहले 3 पेपर चेक हुए हैं तो 3 के टोपरी तो दिखाएगा, अगर 3 दिखाना है तो। अगर 20 पेपर चेक हो गए हैं तो 20 में से दिखाएगा, अगर 100 पेपर चेक हो गए हैं तो 100 में से दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से वो चलता है। अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर की बात बताता हूं तो फ्रंटियर आइज का एक बहुत यूनिक सॉफ्टवेयर है जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए जो रियल टाइम में आपको टेस्ट करवाता है। इंडिया में इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको रियल में टेस्ट करवाए। और आप इधर उधर करने की कोशिश करते हैं तो टेस्ट ही आपको पेनल्टी के रूप में सबमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 नंबर दे दिए जाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है उस सॉफ्टवेयर का, क्योंकि रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। और आपको जो स्पीड बढ़ानी होती है, जो बच्चे कई बार ध्यान नहीं देते हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट चीज होती है अच्छा नंबर लाने के लिए। स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कि आपको पेपर कंप्लीट करें 3 घंटे के अंदर, अगर फुल लेंथ टेस्ट है तो, या 3 घंटे से पहले ही कंप्लीट करें, आपके कोई भी क्वेश्चन न रहें। तो ये जो चीजें होती है ना, कम शब्दों में ज्यादा लिखना, डाटा का इस्तेमाल करना, एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना, ये सॉफ्टवेयर आपको उस दिशा में ले जाता है जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं इनके जो पेपर है वो देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है। फ्रंटियर आईएएस ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, तैयार किया है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए इंडिया में एक यूनिक सॉफ्टवेयर है और एकमात्र सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस है मिलेगा। आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट बनेगा वो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस और बेहतर तैयारी के लिए इन्वायरमेंट बनेगा, चाहे पेपर वेरिएशन हो या पेपर का देने का तरीका हो और जो कंटेंट हो वो सिस्टमेटिक ढंग से डिजाइन किया गया है। तो इसकी मदद से आप हमारे जो 18 कोर्सेज हैं, जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, या 4 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशलॉजी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, इनकी तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए baljeedhaka.com, और या फिर हमारी फ्रंटियर आईएएस की जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स का फायदा उठाइए। अभी पीक टाइम चल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको जाने नहीं देनी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको शायद नहीं मिले। अब मैं पेपर लेता हूँ यहाँ पे पुनीत ड्रोलिया का। तो पुनीत ड्रोलिया है, उन्होंने क्या लिखा है जिसकी वजह से कि हमने उनको एक अच्छा माना कि उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा, रेलेवेंट लिखा है। इस पेपर में, इस टेस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रेलेवेंट नहीं लिखा। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रेलेवेंट नहीं लिखा, हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या था मामला, जहाँ पे कि उन्होंने और इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया हैज ए क्विंट एसेंशियल रोल इन लिंकिंग इंडियन फार्मर टू कंज्यूमर इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लेन। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो कि काफ़ी चर्चा में भी हाल फिलहाल में रही थी भी पीछे, और फार्म लॉ जो 3 आए हैं उसकी वजह से भी सरकार का ये बोलना है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम पे जाएगा और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है आएगा। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है। तो उन्होंने जो लिखा है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो कि आमतौर पे FPSI ये बोला जाता है, तो फुल फॉर्म इसकी अक्सर यूज की जाती है, इज ए सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर हैविंग ग्रेट पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्री GDP, वैल्यू एडिशन इज डन टू फार्म प्रोड्यूस बाय द FPS। तो यहाँ पे जो वर्ड हाईलाइटेड है वो है वैल्यू एडिशन, कि हम जैसे कि अनाज है, फोर्टिफाइड जो अनाज होता है वो वैल्यू एडिशन करता है। या बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि जैसे गेहूं है, गेहूं आटा है, उससे बिस्किट बनाना या ये चिप्स वगैरह बनाना, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। अब देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, एडवांटेज ऑफ FPS, इससे क्या फायदा होगा। यहाँ पे फायदा की बात जो आ रही है वो है इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स, कि इससे सेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट होगी, वरना खराब हो जाते हैं। फिर है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग, बहुत सारे लोग इसमें लगेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो आमतौर पे सीजनल बेरोजगारी हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में या गांव में, वो कम हो जाएगी। रिड्यूसिस माइग्रेशन एज इट प्रोमिसेस और प्रोवाइड्स, लिखा हुआ है यहाँ पे, लोकलाइज्ड
एम्प्लॉयमेंट, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये सारी चीजें इसने लिख रखी है। और रिलीव फूड वेस्टेज, रिलीज फूड वेस्टेज, सॉरी रिड्यूस लिखा हुआ है, रिड्यूस फूड वेस्टेज की यहाँ पे जो फूड वेस्टेज हो रही है वो ज़्यादा नहीं होगी अगर प्रोसेसिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर अनाज की या जो प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर इन प्रोडक्ट उनकी। एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट फूड सप्लाई एंड देयर फॉर कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन। तो ये इन्होंने एक एडवांटेज बताया। और भी देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। रोल ऑफ एफपीएस इन लिंकिंग फार्मर टू डोमेस्टिक मार्केट, प्रोक्योरमेंट बाय एफपीएस ऑफ द फार्म प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम फार्म गेट हेल्प इन, मतलब कि जो किसान अपने खेत में प्रोड्यूस करता है वो प्रोक्योरमेंट हो जाएगी, क्यों, प्रोसेसिंग यूनिट है वो उनका खरीद लेगी, तो जो प्रोक्योरमेंट है वो इश्यू सोल्व करने में मदद मिलेगी। रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज होगा, रिड्यूसिंग मार्केटिंग रिस्क भी हो जाए किसानों के लिए, और जो कि ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस से रिलेटेड जो मामले चल रहे हैं वहां पे स्टोर करने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये सेक्टर ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो फैसिलिटी है वो इंप्रूव होगी। फार्मर themselves are encouraged to open farm producer organization FPO in cooperative sector which help in। तो कहने का मतलब है कि कैसे ये फूड प्रोसेसिंग है वो इंटीग्रेट होगा लोकल मार्केट के साथ में, इंटरनेशनल मार्केट के साथ में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि FPO के जरिए होगा, एक इंक्रीज मैकेनाइजेशन होगा, इससे मतलब लोग है वो खेतों मशीनों का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो भी पूलिंग होगी इसकी मदद से, कोऑपरेटिव सेक्टर की मदद से। और क्या एडवांटेज होगा कि डूइंग अवे विद द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, बहुत कम लोगों के पास में कोई 2 एकड़ है, कोई 1 एकड़ अलग अलग जगह पे है। इंक्रीज फार्म इनकम, तो यहाँ पे ये उन्होंने एडवांटेज बताए, इंटीग्रेट करके बताया कि ऐसे ऐसे होगा। डोमेस्टिक सेल्फ हेल्प ग्रुप इंगेज विद फार्मर टू एक्ट एज ए मार्केट फॉर फार्म प्रोड्यूस, तो यहाँ पे कि मार्केटिंग सबसे लिज्जत पापड़ है, उन्होंने इसका एग्जांपल दिया है। रोल इन लिंकिंग फार्मर टू इंटरनेशनल मार्केट, अब नेशनल मार्केट के साथ में उन्होंने रोल किया, बताया कि कैसे इसके साथ में इंटीग्रेट होगी। अब इंटरनेशनल मार्केट के साथ में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है किसानों को कैसे जोड़ेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉफी का एग्जांपल दिया इन्होंने। Arabica coffee produced by FPO in plantation sector has high demand worldwide. डिमांड ऑफ मेडिसिनल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की, जब ये इस तरह के सेक्टर आएंगे, छोटी छोटी कंपनियां भी लगेगी, फूड प्रोसेसिंग भी होगी, तो जो मेडिसिनल प्लांट है वहां पे उन्होंने उसको इंक्लूड किया है कि अमेरिका वगैरह में, वेस्टर्न यूरोप में इसकी डिमांड बढ़ेगी और वहां पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और जो मिल्क प्रोडक्ट है वो भी नेबरिंग कंट्री है, वहां पे गुड डिमांड है, वहां पे भेजा जा सकता है। दस FPO इज ए प्रोमिसिंग सेक्टर, FPS फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, प्रोमिसिंग सेक्टर है, जो कि डिमांड बढ़ेगी, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होता है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के साथ में किसानों को जोड़ पाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के एक हॉट टॉपिक है, जो 3 लो है किसानों के उनके साथ में एसोसिएटेड है। इसके अलावा भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू चल रहा है उसके साथ में एसोसिएटेड है। तो कुल मिलाकर इन्होंने काफी अच्छा और बैलेंस लिखा है, अच्छे एग्जाम्पल दिए। फिर अगला देख लेते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। एनालाइज स्कोप एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डिजिटल करेंसी। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं वो ये नहीं समझ पाए कि ये डिजिटल करेंसी पे क्वेश्चन था। कईयों ने क्या है कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, जहाँ पे जैसे कि मोबाइल से ट्रांजेक्शन करने हैं या फिर एक हम लोग कोई मार्केट में जाते हैं अपने पेटीएम से ट्रांजेक्शन कर दिए हैं, उसको समझ नहीं पाए कि वो नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पे डिजिटल करेंसी की बात आ रही है। और डिजिटल करेंसी क्या है कि सरकार, RBI या सरकार कोशिश ये कर रही है कि जैसे बिटकॉइन है उसका चैलेंज से कैसे निपटना है। और भी जो इंटरनेशनल लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसका रोल बढ़ता जा रहा है। अब क्यों न सरकारें, जैसे बाकी दूसरे देशों की सरकारें भी कोशिश कर रही है कि वो भी क्रिप्टो करेंसी, मतलब कि डिजिटल करेंसी है, उसको इंट्रोड्यूस करें। अगर RBI ऐसी करेंसी लाता है जो कि बिटकॉइन है या इस तरह की जो करेंसी है उसी के रूप में, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे पास में। और जो कैश ट्रांजेक्शन होता है वो आने वाले टाइम में हो सकता है वाइप आउट ही हो जाए, या जो एक ट्रेडिशनल तरीका है एक्सचेंज का वो भी खत्म हो जाए। तो एक करेंसी एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो या किसी ऐसे टेक्नोलॉजी पर आधारित हो जो बहुत ज्यादा सेफ हो, ठीक है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो,
और हम compete कर पाए, और डॉलर वगैरह आज के टाइम में रुपया डॉलर के साथ में फाइट कर रहा है, या डॉलर रुपए के साथ में फाइट कर रहा है, या डॉलर की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो हमें एक ऐसे सेगमेंट में या हम लोग लीडर बन जाएं, जैसे कि बिटकॉइन है उसी तरह से हम लोग अपनी इंडिया की करेंसी लॉन्च कर दें और वो बन जाए। तो इस पे क्वेश्चन था। डिजिटल करेंसी इज द वन विच does not exist in physical form and is not tangible. It is a payment method in electronic form. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बिटकॉइन, लिब्रा है, इस तरह के एग्जाम्पल इसने दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, रियल टाइम अवेलेबिलिटी है, उन्होंने क्रेडिट ऑफ क्रेडिट, तो इनका एक कैसे आईसीटी के साथ में इंटीग्रेशन होता है, कैसे स्मार्टफोन के साथ में इंटीग्रेशन होगा, उसके बारे में बताया है। रेवेन्यू डिपेंडिंग ऑफ कंट्रीज ऑन डॉलर मोनोपोली, जो डॉलर का ऊपर बहुत सारे कंट्रीज डिपेंड है, उससे रिलेटेड उन्होंने एसोसिएट किया है। ठीक है, इससे रिड्यूस हो जाएगी डिपेंडेंसी, दूसरे कंट्री पे रिड्यूस हो जाएगी, ये बात यहाँ पे आई है। इट इनकॉर्पोरेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन एंड बिग डाटा एनालिटिक्स, सो इट इज साइबर सिक्योर, इजी टू ट्रैक ट्रांजैक्शन, लॉन्ग टाइम रिकॉर्ड मेंटेनेंस, नॉट इजी टू, यहाँ पे लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, इफ प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम इज मेंटेन। तो यहाँ पे इसके फायदे बताए हैं इन्होंने, और चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है अगर इस तरह की करेंसी है आरबीआई लॉन्च करता है। तो यहाँ पे ये रेगुलेशन इज एन अपहिल टास्क, तो रेगुलेशन को एक टास्क बताया, क्योंकि हमें कानून भी चेंज करने पड़ेंगे। अब तो हमारे जो नॉर्मल करेंसी है रुपया, उसी से रिलेटेड कानून है, लेकिन जब आएगा बिटकॉइन की तरह तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें चेंज करना पड़ेगा। थ्रेट टू लिमिटेड कन्वर्टेबल रुपी, legislation need to be passed to accommodate in the banking system। यहाँ पे क्या है, जो कन्वर्टिबिलिटी है एक करेंसी का दूसरी करेंसी में, वो एक इश्यू हो सकता है, कुछ कंट्री है मानने न मानने, इस तरह से चीजें हो सकती है। ठीक है, अब आ जाता है कि उन्होंने और क्या लिखा है, इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट है, रिस्क फॉर आवर कंट्री टू गेट कोट अप इन डिजिटल करेंसी प्रॉक्सी वार, कि यूएसए और चाइना जैसे कंट्री है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग फंस सकते हैं। हाईली वॉलेटाइल, नोट पेग टू एनी एसेट और सिक्योरिटी, ये एक क्लियरिटी आता है कि इस बच्चे को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, करेंसी जो हम की बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की, वो एक्चुअल में किसी दूसरी जो करेंसी है एसेट के साथ में पैक्ड नहीं है, मतलब उसके साथ में अब ये नहीं हो सकता उसको एक्सचेंज कर दिया जाए। इजी कन्वर्टिबिलिटी may lead to flight of capital, एशियन टाइगर क्राइसिस 1997, यहाँ पे एशियन से रिलेटेड उन्होंने जब एक एशिया में क्राइसिस आया था उससे रिलेट किया है कि वहाँ पे करेंसी का क्राइसिस था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये जो अगर कन्वर्टिबिलिटी बहुत इजी हो तो भी एक इश्यू हो सकता है कि हमारी जो डिमांड और सप्लाई है उसका मिसमैच इतना ज़्यादा हो जाए कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ला सकता है। तो इस रूप में इसने पेश करने की कोशिश की है इसको, जो चैलेंज बताएं। दस डिजिटल करेंसी अडोप्शन इज ए डबल एज स्वॉर्ड विद इट्स फेयर शेयर ऑफ प्रोस एंड कॉन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीड्स टू बी वॉचफुल and proactive in its regulation and creation of public awareness, simultaneously enhancing फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी। तो कंसर्न जाहिर किया इन्होंने कि फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब न हो जाए, अच्छी बात तो है। तो ये कुल मिलाकर क्या है कि इन्होंने काफी अच्छा एग्जाम्पल के रूप में भी लिखा है। दूसरी बात, कम से कम रेलेवेंट ट्रैक पे ले आए, वरना क्या है कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है वो बात बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन के बेनिफिट क्या क्या है। यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक नई करेंसी की बात हो रही है जो कि बिटकॉइन की तरह है। ठीक है, तो उसके फायदे नुकसान उन्होंने बताए हैं कि इंडिया अगर ऐसा कर लेता है और इस तरह के रेगुलेशन होते हैं तो क्या क्या खतरा और फायदा होगा। आप अखबार पढ़ोगे तो ये बात समझ में आपको आएगी। कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो शायद उनको तकलीफ हो रही है इन चीजों को समझने में। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनका अच्छा स्कोर। आगे देख लेते हैं कि और किसी का लेते हैं। अब मैं अगला पेपर लेता हूँ, वो है ये है पेपर प्रवीण कुमार चांदपुरा से। तो इन्होंने क्या लिखा है वो देखने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ है और रेलिवेंट लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 2 में रेलिवेंट लिख पा रहे हैं, तो इन्होंने कम से कम उस दिशा में कदम बढ़ाया है। तो देख लेते हैं इनका पहला जो आंसर है वो किस तरह से लिखा है इन्होंने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, जूट एटसेट्रा, एंड सेकंड इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। Food processing industry produces inputs to agriculture and exports, especially agriculture। तो इन्होंने ये इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या है ये एक्चुअल में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर,
और इट क्रिएट्स वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ। तो ये इन्होंने मेन बात बताई है कि शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग का लिंकेज फार्मर के साथ में कैसे है कस्टमर का, इन्होंने बताया है कि मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन, की इससे जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलता है तो जो शेल्फ लाइफ बढ़ेगी उससे इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है कस्टमर के पास चॉइसेस बढ़ जाएगी, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स उसको मिलेंगे, प्रोसेस्ड फूड मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं अनाज की, आटा का ही, या फिर जो बेकरी है उनका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बढ़ जाता है। हेल्थ बेनिफिट है, इन्होंने एग्जांपल दिए है राइस विद विटामिन ए और मिल्क विद विटामिन डी। फिर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट थ्रू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट पोटेंशियल थ्रू वैल्यू एडिशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग फार्मर इनकम। तो जब देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से लोगों को रोजगार मिलेगा, ये कंज्यूमर को चॉइस मिलेगी। फिर उसके बाद इन्होंने चैलेंजेस बताए हैं कि क्या है इस सेक्टर के चैलेंजेस। इनफॉर्मल सेक्टर है, फिर उसके बाद में ज़्यादा बड़ी कंपनियां नहीं है, इसमें फंडिंग की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, R&D भी कमी है। इसमें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि सब्सिडी दी है, सब्सिडी फॉर क्रिएशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर 1 लाख करोड़ का फंड, एग्री इंफ्रा फंड क्रिएट किया है, PMFME फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर वे फॉरवर्ड बताया है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फास्टर अप्रूवल ऑफ जो कस्टम्स है या फिर जो यूनिट है उसका फटाफट अप्रूवल हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू कम फॉरवर्ड, मार्केटिंग ऑफ इंडियन ब्रांड। Thus, food processing is providing bright future by value addition and reducing waste of agri products. It will help to double farmer income and boost economic growth। ये उन्होंने कंक्लूजन किया। तो कुल मिलाकर उनका पेपर काफी स्ट्रक्चर्ड था और जो रिक्वायरमेंट थी इन्होंने ये पूरी कर रखी है। डिजिटल करेंसी क्या है, ये इसमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात वो ज़्यादा कर रहे हैं, करेंसी हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन है या जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी चल रही है मार्केट में आजकल, आप बहुत सारे वो एडवर्टाइजिंग भी देख रहे हो। तो उसके अल्टरनेट अगर सरकार की कोई इस तरह की बिटकॉइन जैसी करेंसी हो तो क्या हो। डिजिटल करेंसी, और जो RBI सोच भी रहा है, सरकार सोच रही है, उसके लिए लॉ वगैरह में चेंज भी किए जा रहे हैं। डिजिटल करेंसी इज अल्टरनेटिव टू कैश, इट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ करेंसी बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक, RBI इज ब्रेन। देखो ये बात इन्होंने थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लिख दी कि जरूरी नहीं है, जैसे बिटकॉइन है उसका कोई बैकअप नहीं है, कोई भी सेंट्रल बैंक उसको बैक नहीं कर रहा। हालांकि हो सकता है कुछ देशों में जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको अप्रूवल मिल जाए, लेकिन बेसिकली क्या है वो अभी इंडिपेंडेंट है। लेकिन कुछ देश है वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि उनकी क्रिप्टो करेंसी और डॉलर से पिंड छूटे। इट इज प्रोमिसिंग एज वेल एज हैविंग चैलेंजेस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जा सकते थे कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी या कौन कौन सी डिजिटल करेंसी है। स्कोप ऑफ डिजिटल करेंसी, क्या इससे फायदा हो सकता है, क्या स्कोप है। एक तो क्या है कि डॉलर का अल्टरनेट हो सकता है। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड, it is easier to use and speedy, increase currency to GDR ratio, produce GDP ratio, produces cheaper alternative as reduces cost of printing and bank notes, increasing digitalization in the world as well as India। तो ये तो फायदे बता दिए इन्होंने कि कॉस्ट कम हो जाएगी और ये डॉलर इसका अल्टरनेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये इंडियन के परस्पेक्टिव से सोचा जाए तो भी एक करेक्ट ही है। चैलेंजेस क्या है, डिजिटल डिवाइड हो जाएगा रूरल और रिच के बीच में, क्योंकि जिनको इंटरनेट ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पे फैसिलिटी है वो लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल करेंसी एक्सेप्टेंस बाय अदर कंट्रीज, चेंजिंग लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो लॉ वगैरह है वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं जब ये बनाए जाएंगे या बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि डाटा प्राइवेसी बिल भी शामिल है। 10 डिजिटल और जो RBI को अधिकार दिए जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा एक्स्ट्रा अधिकार भी तो दिए जाएंगे जो ऑलरेडी करेंसी है उसके अलावा। और फिर जो करेंसी ऑलरेडी चल रही है, हम जो यूज कर रहे हैं कैश है, उसके साथ इसका क्या हिसाब किताब होगा। 10 डिजिटल करेंसी प्रोवाइड्स इफेक्टिव अल्टरनेटिव विच इज चीपर, फास्टर एंड इकोनॉमिक। नीड ऑफ द आवर इज टू क्रिएट इफेक्टिव लेजिस्लेशन फॉर डाटा सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी बिल टू प्ले लूपहोल्स एंड इंक्रीज डिजिटल कवरेज। तो यहाँ पे ये इस ढंग से उन्होंने इसका कंक्लूजन किया है, जहाँ पे कि डाटा प्राइवेसी बिल और बाकी इफेक्टिव मेजर्स लेने के साथ में ये रिस्क की भले ही प्रपोजन हो, लेकिन इसको बेटर डिजिटल कवरेज देने में मदद करेगा इंडिया में। तो ये लिखा है इन्होंने, और कुल मिलाकर क्या है कि उन्होंने राइट लिखा है।
और भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा लिखा है, बहुत सबका पेपर नहीं लिया जा सकता, लेकिन जिन्होंने अच्छा नहीं लिखा उनके लिए मैं मैसेज दे दूं कि लगातार प्रैक्टिस करते रहे, कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में लाएं, थोड़ा और रीड करें, डाटा को इंक्लूड करें, एग्जाम्पल को इंक्लूड करें, एनालिटिक्स को इंक्लूड करें, और जो प्रेजेंटेशन है जैसे इन्होंने बना रखी है प्रेजेंटेशन, इसको एक बेटर बनाने इस रूप में आप वो ढाल सकते हैं जिससे कम शब्दों में ज़्यादा लिखा जा सके। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फ्रंटियर आईएएस ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, तैयार किया है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए इंडिया में एक यूनिक सॉफ्टवेयर है और एकमात्र सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस है मिलेगा। आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट बनेगा वो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस और बेहतर तैयारी के लिए इन्वायरमेंट बनेगा, चाहे पेपर वेरिएशन हो या पेपर का देने का तरीका हो और जो कंटेंट हो वो सिस्टमेटिक ढंग से डिजाइन किया गया है। तो इसकी मदद से आप हमारे जो 18 कोर्सेज हैं, जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, या 4 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशलॉजी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, इनकी तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए baljiDhaka.com, और या फिर हमारी फ्रंटियर आईएएस की जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए। अभी पीक टाइम चल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको जाने नहीं देनी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको शायद नहीं मिले।